जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में। देखिए दोस्तों, हम लोग अभी लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक कर रहे हैं। ये बुक से आप लोग परिचित होंगे। ये जो है ऑब्जेक्टिव बुक है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो है प्रश्न भर भर के दिया हुआ है, कोई भी सब्जेक्ट हो। इसमें जो है आपको जो है मतलब जैसे हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री आपको पूरा मिलता है ही। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट और सारा कुछ मिल जाता है, स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। तो ये जो है बहुत ही अच्छा बुक है लूसेंट का ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का तो हम लोग कर ही रहे हैं एक सीरीज, और ये ऑब्जेक्टिव का सीरीज है। तो उस क्रम में ये सबसे पहले हम लोग संस्कृत को देखेंगे। संस्कृत का 2 वीडियो आ चुका है। ये आपका ये लूसेंट का जो है तीसरा वीडियो होगा। इससे पहले 2 वीडियो आ चुका है लूसेंट का, और ये तीसरा वीडियो होगा। इसमें जो है हम लोग देखेंगे आज, इसमें इससे पहले हम लोगों ने हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता को देख लिए, ये तीसरा है। और उसके बाद जो है वैदिक संस्कृति देख लिए। वैदिक संस्कृति का पीरियड का था 1500 से 600 ईसा पूर्व तक देखे। उससे पहले देखे थे हड़प्पा संस्कृति, पहले वाले वीडियो में हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव में, उसमें 2500 से 1750 ईस्वी देखे थे। आज जो हम लोग देखेंगे वो महाजनपद काल को देखेंगे। यहाँ आप जब देखेंगे ये महाजनपद काल, ये जो है महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा, जो भी जनपद पहले जन हुए, फिर जन के बाद जनपद हो गया, और फिर वो जो है महाजनपद में जो परिवर्तित हुए, इसी टाइम पीरियड का वो सारा काम है। इसी टाइम पीरियड में हुआ है 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक। मतलब तो आज हम लोग ये तीसरा वीडियो देखेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो ये देखिए बहुत ही काम की चीज़ है। आप लोग जो है इसको रिविजन के तौर पर या पढ़ने के तौर पर भी आप लोग देख सकते हैं। बहुत काम का चीज़ है इसमें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों में या आपके पास जो भी ग्रुप है, जहां भी आप हैं वहां आप निश्चित रूप से इसे शेयर कर दीजिए। आज हम लोग देखेंगे महाजनपद काल में पहला पार्ट देखेंगे, पहला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक साइड सूची में दिया हुआ है महाजनपद और दूसरे साइड उसकी राजधानी दी हुई है। तो देखिए यहाँ जो गंधार है, गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। ये जो है महत्वपूर्ण है, आप लोगों के परीक्षा की दृष्टि से याद रखेंगे। गांधार की राजधानी तक्षशिला, मतलब ए का 4 है। बी है सूरसेन, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, याद रखेंगे इसको। सूरसेन की राजधानी जो है वो मथुरा थी। वत्स, सी का जो है वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। आपका ये सी का जो है 2 हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद है कौशल, डी का 3। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। तो आपका जो है इस तरह से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ए का 4 है, बी का 1 है, सी का 2 है और डी का 3 है। तो इस तरह से आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हर्यक वंश के किस शासक को कुनीक कहा जाता था। हर्यक वंश में कौन सा ऐसा शासक हुए जिसको जो है कुनीक कहा जाता था। ए है बिंबिसार, बी है उदयन, सी है अजातशत्रु और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है अजातशत्रु को जो है क्या कहा जाता था, कुनीक। याद रखिएगा 2 का जो है 3, सी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। कौन शासक ऐसे थे जो गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर, जहां गंगा और सोन नदी मिलती है, पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। आपके ऑप्शन से ए अजातशत्रु, बी है उदयन, सी है अशोक और डी है घनानंद। तो ये जो है आपका उदयन जो है पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। 3 का जो है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। कह रहा है कि शिशु नागवंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो ये शिशुनाग, बी है काला अशोक, सी है नंदीवर्धन और डी है इनमें से कोई नहीं। 4 का जो है आपका बी ऑप्शन सही है, काला अशोक के समय ये हुआ था। याद रखेंगे इसे। 5 नंबर कह रहा है कि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हो गई थी। बिल्कुल 323 ईसा पूर्व में जो है सिकंदर महान की मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर हुआ था,
फारस में, बेबीलोन में, मेसिडोनिया में और डी है तक्षशिला में। तो 323 ईसा पूर्व में जो है जो सिकंदर महान था उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। याद रखेंगे इसे, 5 का 20। 6 नंबर छठा प्रश्न आपका कह रहा है कि सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? छठा क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे। सिकंदर महान एवं पोरस या पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं ए रावी नदी, बी है झेलम नदी, सी है सतलज नदी और डी है चेनाब नदी। तो झेलम नदी के तट पर आपका 6 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखेंगे 6 का बी। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस प्रकार का मृदभांड पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? एक आपके ऑप्शन से ए गेरू रंग वाले मृदभांड, बी है चित्रित धूसर मृदभांड, डी है उत्तरी काले पॉलिश बर्तन और डी है काले और लाल बर्तन। सी का 7 का जो है सी ऑप्शन सही होगा, मतलब उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है? 8वां प्रश्न जो है आपका वो क्या कह रहा है उसे देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? पाली ग्रंथ जो हैं गांव के मुखिया को उसमें क्या कहा गया है? ए है ग्रामक, बी है भोजक, सी है ज्येष्ठक और डी है ग्रामपति। तो आपके 8 का जो सही ऑप्शन होगा वो बी होगा, मतलब भोजक। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 9 कह रहा है कि उज्जैन का प्राचीन नाम था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? ए है अवंतिका, तक्षशिला, कान्यकुब्ज और धान्य कटक। तो उज्जैन का जो प्राचीन नाम था उज्जैन, ये अवंतिका नाम था। याद रखेंगे आप लोग। चलिए 10 नंबर कह रहा है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? जो नंद वंश था उसका संस्थापक कौन था? जो घनानंद सुनते हैं, जिसको हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, ये नंद वंश का ही शासक था। आपका प्रश्न है 10वां, नंद वंश का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है ए महापद्मनंद, बी है कालाशोक, सी है घनानंद और डी है नागार्जुन। तो आपका यह है महापद्मनंद जो है, महापद्मनंद यही जो है नंदवंश की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, 11 कह रहा है कि ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज जैंड्रमीज कहा गया है? ए अजातशत्रु को, बी है कालाशोक को, सी है महापद्मनंद को और डी है घनानंद को। 11 का आपका डी ऑप्शन सही होगा, मतलब घनानंद को ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज या जैंड्रमीज जो कहा गया है वो घनानंद साहब को बोला गया है। चलिए 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 12वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है? करके प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? प्राचीन भारत की बात है। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण, फर्स्ट विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ए ईरानियों द्वारा, बी है यूनानियों द्वारा, सी है शकों द्वारा और डी है कुषाणों द्वारा। 12 का ये जो है ईरानियों द्वारा प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण जो हुआ था वो ईरानियों द्वारा किया गया था। 12 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 13 कह रहा है कि प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? देखिए प्राचीन भारत में है दूसरा विदेशी आक्रमण। पहला आपने देखा प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा हुआ था? ईरानियों द्वारा हुआ था। फिर से प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण के बारे में पूछ, एवं पहला यूरोपियन आक्रमण किनके द्वारा किया गया था?
ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा और कुषाणों द्वारा। तो देखिए यूनानियों द्वारा किया गया था। प्रश्न को समझिए, असल में प्रश्न कह क्या रहा है। 12 नंबर प्रश्न था कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों ने किया था, और यहाँ है प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण जो किया था वही जो है पहला यूरोपियन आक्रमण करने वाला भी था। वो कौन था? तो यूनानी था। यूनानियों ने ही भारत पर मतलब यहाँ प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण किया था। तो याद रखेंगे इसको। और वो पहला यूरोपियन थे जिन्होंने आक्रमण किया था। ईरानी कहाँ के हो गए? ईरानी तो एशियाई हो गए। चलिए 13 नंबर आपका प्रश्न देख लेते हैं। 13 नंबर कह रहा है, सॉरी 12 देख लिए, 13 देख लिए, 14 देखेंगे। हाँ 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 14 कह रहा है कि ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया? ए है साइरस, बी है डेरियस या दरायबाहु फर्स्ट, सी है जेरसिस छयार्स और डी है डेरियस दारयबाहु तृतीय। तो आपका 14 का जो होगा वो बी हो जाएगा, मतलब डेरियस। दारयबाहु ये जो है ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत या क्षत्रपी बनाया था? डेरियस या दारयबाहु ने, बाहु फर्स्ट ने। चलिए 15 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 15 कह रहा है कि हाइडेस्पस या वितस्ता, इसे हाइडेस्पीज या वितस्ता युद्ध के नाम से जानते हैं, आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी, बीसी का अर्थ है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा से पूर्व, किन किन शासकों के बीच हुआ था? ए है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है, सिकंदर एवं पोरस के बीच, सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के बीच, सी है चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद के बीच, और डी है सिकंदर एवं आम्भी के मध्य हुआ था। तो ये जो युद्ध हुआ था झेलम या वितस्ता युद्ध के नाम से, हाइडेस्पीज युद्ध के नाम से जो जाना जाता है, झेलम का युद्ध, वितस्ता युद्ध या हाइडेस्पीज युद्ध इसे कह सकते हैं, ये 326 ईसा पूर्व में, देखिए 323 बीसी में क्या हुआ था? 323 बीसी में जो है मतलब चंद्र इसकी जो सिकंदर महान था उसकी मृत्यु हो गई थी। उससे पहले मतलब 326 ईस्वी में वो क्या किए थे? भारत पर आक्रमण किए थे, जहाँ झेलम नदी के तट पर जो है उनको युद्ध हो गया था पोरस एक राजा थे उनके साथ। तो इसीलिए इस युद्ध को हाइडेस्पीज या झेलम वितस्ता युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका ए ऑप्शन सही होगा, 15 का ए ऑप्शन जो है सही है। 16 कह रहा है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सिकंदर ने जो है, सिकंदर महान भारत पर आक्रमण किया था। ये जो है सिकंदर जो है पूरे दुनिया जीत लेने का कसम खाया था। इनके मन में जो मिशन था कि पूरे दुनिया को जीतना है। बेचारा बहुत कम उम्र में चले गए, लेकिन इन्होंने, इसीलिए तो आज भी प्रसिद्ध है, इन्होंने बहुत सारे पार्ट को जीता था। चलिए 16 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व, मतलब 326 बीसी में सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, और सूची 1 में जो है शासक का नाम है और सूची 2 में वंश का नाम है। तो इस तरह से चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। एक सेकेंड, इसका जो है कूट नहीं दिया हुआ है, तो कूट हम लोग अगले पेज में है तो वहां जा करके देख लेंगे, लेकिन यहाँ जो है ऐसे हम लोग मिला लेते हैं। देखिए बिंबिसार जो है किस वंश से संबंधित है? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश और नंद वंश। तो बिंबिसार जो थे आपके हर्यक वंश से संबंधित थे। बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित थे। बिंबिसार जो है शिशुनाग वंश से संबंधित थे। एक सेकेंड, बिंबिसार जो है हर्यक वंश से संबंधित थे। आपका ए का जो है फर्स्ट हो जाएगा, ए का फर्स्ट हो जाएगा। बिंबिसार जो है हर्यक वंश से संबंधित है। उसके बाद काला अशोक जो है, काला अशोक शिशुनाग वंश से संबंधित थे, तो बी का जो है 2 हो जाएगा। और सी
महापद्नंद जो है, महापद ये नंद वंश से संबंधित थे, और बिंदुसार जो है ये मौर्य वंश से। बिंदुसार ये कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र जो थे बिंदुसार, वो मौर्य वंश से थे। और फिर बिंदुसार के पुत्र कौन हुए थे? अशोक, अशोक महान। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, देखिए ए का जो है ए है, बी का 2 है, सी का 4 है और डी का 3 है। तो 1 2 4 3। चलिए देख लेते हैं आपके ऑप्शन में 1 2 4 3 कहाँ है। 18 1 2 4 3। देखिए यहाँ जो है आपका 1 2 4 3, ये बी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 18 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। यहाँ हम लोग को क्या करना है? सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए इसमें देख लेते हैं। एक साइड क्या दिया हुआ है? महाजनपद दिया हुआ है, और दूसरा जो सूची 2 में जो है आधुनिक क्षेत्र दिया हुआ है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे अब कि मगध की राजधानी कहाँ थी। ए है मगध की राजधानी तो पटना थी, तो ए का जो है आपका ए सही हो जाएगा, मगध की राजधानी पटना। बी है वत्स, वत्स की राजधानी जो है इलाहाबाद थी, तो आपका बी का 2 सही हो जाएगा। कौशल की राजधानी जो है कौशल का अवध थी, तो ये 3, और अवंती का मालवा। तो इस तरह से आपका ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 सही होगा। तो आपके कूट में जो है 1 2 3 4। तो इस तरह से आपका 18 का जो है ए सही हो जाएगा। 18 का ए ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखेंगे, इसे महत्वपूर्ण है। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। मगध का पटना व गया जिले के आसपास, वत्स का इलाहाबाद, कौशल का अवध और अवंती का मालवा। देखिए ये राजधानी वाला प्रश्न हर एक एग्जाम में आपको एक न एक देखने को मिलता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपके परीक्षा की दृष्टि से। तो जो भी 16 महाजनपद थे उस सभी को याद कर लेना चाहिए, सभी की राजधानी याद कर लेना चाहिए आप लोगों को। मैं वो एक बार आपको प्रोवाइड भी करवा दूंगा ट्रिक के साथ। चलिए नेक्स्ट है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन थी। मगध की पहली राजधानी जो थी वो कौन थी? मगध की पहली राजधानी पाटलिपुत्र, वैशाली, सी है गिरिव्रज या राजगिरी और डी है चंपा। तो ये गिरिव्रज या राजगिरी, मगध की पहली राजधानी जो है गिरिव्रज या राजगिरी जो है थी। 19 का आपका सी ऑप्शन सही होगा। 20 क्या कह रहा है? 20 कह रहा है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। आपके प्रश्न है 20, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। आपके ऑप्शंस ए अजातशत्रु, बी है कालाशोक, सी है उदायीन और डी है कनिष्क। तो ये जो है उदायीन के द्वारा जो है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया, ये उदायीन होगा। मतलब 20 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखेंगे, इसे भूलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 21 नंबर का प्रश्न जो है क्या कह रहा है? कह रहा है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपद के बारे में जो अभी हम बताए, बात किए, उसकी सूची कहाँ उपलब्ध है? महाभारत में, अंगुतर निकाय में, सी है छंदोग्य और डी है संयुक्त निकाय में। तो ये जो है अंगुतर निकाय में, अंगुतर निकाय क्या है? ये जो है बौद्धों का सबसे पवित्र और प्रसिद्ध ग्रंथ है अंगुतर निकाय। तो उसी में जो है बताया गया है 16 महाजनपदों के बारे में। 22 कह रहा है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे। मगध पर जब सिकंदर महान थे, जब राजा थे सिकंदर महान, उस टाइम मगध पर कौन सा राजा था। ए है महापद्मनंद, बी है घनानंद, सी है सुकल्प और डी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये जो है घनानंद थे। घनानंद जो चाणक्य थे, जो मतलब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाले थे। चाणक्य जी जो हैं उनको पहले पता, मतलब वो तो जानते थे कि ये इस पे आक्रमण करेंगे तो वो जीत लेंगे भारत पार्ट को। और घनानंद नशे में चूर ऐसे राजा थे, उसको किसी से मतलब नहीं, एकदम वो सुख मौज में व्यस्त थे। उन्होंने जो है घनानंद को आगाह किया इस बात के लिए, और घनानंद को जो है मतलब चाणक्य की बात इन्होंने नहीं मानी। तो उसी दिन इन्होंने मतलब ऐसा सोचा था कि मतलब किसी तरह से इसका राज जो है इसको हराना है।
और तब उन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को लाए थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो है चाणक्य के मदद से ही घनानंद को हरा पाए थे और वहाँ की गद्दी पर बैठे थे। चलिए 22 नंबर 23 नंबर का प्रश्न देखेंगे। तो इसका रहा है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है किस सदी में हुआ था। ए है 4वीं सदी ईसा पूर्व, बी है 6ठी सदी ईसा पूर्व, सी है 2री सदी ईसा पूर्व और डी है 1ली सदी ईसा पूर्व। इसका प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था। 23। ये जो है 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं 24 नंबर प्रश्न। 24वां कह रहा है कि सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। सिकंदर का जो है भारत में सफलता का निम्न कारण थे। क्या क्या कारण थे। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। 2 कह रहा है कि उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। 3 कह रहा है कि उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला और 4 है वह एक अच्छा प्रशासक था। तो इसमें सभी बातें सही है। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। 1 है भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये बातें भी सही है। 2 है उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, तब तो पूरा दुनिया जीतते हुए भारत तक आए थे, ये बात भी सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, ये तो तब भी सही बात थी और आज भी सही बात है। वह एक अच्छा प्रशासक भी था, बिल्कुल। तो 24 का जो आपका सारा सही है, मतलब आपका डी ऑप्शन सही होगा। 25वां प्रश्न देखते हैं। 25 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और इसमें जो है एक साइड जो है राजा दिया हुआ है और दूसरे साइड उसके संबंधित राज्य दिए हुए हैं 25। तो इसका जो है देखते हैं। एक साइड राजा क्या है, प्रद्योत। जो प्रद्योत राजा थे वो अवंती से संबंधित थे। प्रद्योत जो थे अवंती, मतलब एक का जो है 3 सही होगा। प्रद्योत जो थे अवंती के राजा थे। चलिए उदायन जो थे बी उदायन जो थे वो वत्स के राजा थे। सी कह रहा है प्रसेनजीत जो थे वो कौशल के राजा थे। और डी कह रहा है अजातशत्रु जो है मगध के राजा थे, अजातशत्रु। तो इस तरह से आपका ए का 3, बी का 2, सी का 4, ए का 3, बी का 2 और सी का 4। इस तरह से आपका सी ऑप्शन चाहिए और डी का 1 आपका सी ऑप्शन जो है सही होगा। 26वां प्रश्न देख लेते हैं। 26वां प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कि अभिलेखीय साक्ष्य से प्राप्त होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। ठीक है, कहाँ। ए आपके ऑप्शन से अंग में, बी है वंग में, सी है कलिंग में और डी है मगध में। कहाँ खोदी गई थी, तो ये कलिंग में खोदी गई थी। 26 का आपका सी ऑप्शन सही है। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ पर, तो कलिंग में। आपका 26 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट 27 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 27 नंबर क्या कह रहा है आपका 27वां प्रश्न। कह रहा है कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, कौन सा ऐसा पहला ईरान के जो है शासक थे जिन्होंने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था। ए साइरस, बी है कॉम्बिसिस, सी है डेरियस और डी है जेरसिस छयार्स। 27 का आपका डेरियस, ये जो है 27 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 28 नंबर कह रहा है कि मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा। मगध के राजा अजातशत्रु, ठीक है, का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा। आपके ऑप्शंस हैं ए वज्जी संघ वैशाली, बी है पंचाल, सी है दोनों के साथ और डी है किसी के साथ नहीं। तो मगध के जो राजा थे अजातशत्रु, उनका वज्जी संघ मतलब वैशाली के साथ क्या सदैव युद्ध रहा। चलिए 28 का ए ऑप्शन आपका सही होगा। 29वां प्रश्न देख लेते हैं। 29 कह रहा है कि वज्जी संघ के विरुद्ध
मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिला कंडक, पत्थर फेंकने वाला युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया गया? आपके ऑप्शन है ए अजातशत्रु, बी है चंद्रगुप्त मौर्य, सी है कालाशोक और डी है उदयन। तो ये जो है अजातशत्रु के द्वारा यूज किया गया था, उपयोग किया गया था। क्या वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल का मतलब क्या है कि एक ऐसा रथ जिसमें गद्दा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिला कंडक का मतलब पत्थर फेंकने वाला युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियार का प्रयोग किया गया था अजातशत्रु के द्वारा? 29 का आपका ए ऑप्शन सही होगा। आपने बाहुबली मूवी देखा होगा, उसमें नहीं पत्थर फेंकने वाला होता है, तीर फेंकने वाला होता है, उसी तरह से यहाँ रथ मूसल भी एक हथियार था और महाशिला कंडक भी हथियार था। रथ मूसल जो था एक ऐसा हथियार था जिसमें एक रथ पर गद्दा जैसा हथियार जुड़ा हुआ था, और महाशिला कंडक का मतलब है पत्थर फेंकने वाला यंत्र था, युद्ध यंत्र था। चलिए 30वां प्रश्न देखते हैं। 30वां प्रश्न कह रहा है कि नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? जो नंदवंश थे, नंदवंश का अंतिम सम्राट आपके ऑप्शन से ए महापद्मनंद, बी है घनानंद, डी है कालाशोक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है घनानंद, इसी को तो चाणक्य के मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने उठा के पटक दिया, मतलब इसको हरा करके ही नंदवंश का जो है अंत हुआ और मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो 30 का आपका बी ऑप्शन सही होगा। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? आपके ऑप्शन है ए अशोक के शासनकाल में, बी है कनिष्क के शासनकाल में, सी है 600 ईसा पूर्व में और डी है 300 ईसा पूर्व में। आपका सी ऑप्शन सही है, मतलब 600। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन जो है 600 BC में, 600 ईसा पूर्व में हुआ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 32वां प्रश्न। 32 कह रहा है क्या? कह रहा है कि निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। जो नीचे राजा के नाम दिए हुए हैं उन पर विचार करना है। अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत, इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? बुद्ध के समकालीन थे, मतलब जिस टाइम में बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध का, जब महात्मा बुद्ध थे तब जो है कौन कौन राजा थे? आपके ऑप्शन है ए अजातशत्रु, बी है बिंदुसार और सी है प्रसेनजीत। तो महात्मा बुद्ध के जो समय थे वो थे अजातशत्रु थे, बिंदुसार नहीं थे और प्रसेनजीत थे। बिंदुसार जो है ये नहीं थे। तो ये कौन कौन सा आपका सही है? 1 और 3 सही है। तो 32 का जो आपका 1, 3 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका 32 का सी सही होगा, मतलब 1 और 3, मतलब महात्मा बुद्ध के जो समकालीन राजा थे वो अजातशत्रु और प्रसेनजीत हुए, बिंदुसार नहीं हुए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि 33 कह रहा है कि 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? जो 6ठी सदी ईसा पूर्व थी के दौरान बड़े राज्यों का उदय का मुख्य कारण क्या था? आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, बी जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया, सी है व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास और डी है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर उस टाइम में क्या हो गया था? लोहे का यूज होना शुरू हो गया था। ठीक, इसीलिए 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान जो है बड़े बड़े राज्यों का उदय होना शुरू हो गया था। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने का मुख्य कारण यही था कि उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग होना शुरू हो गया था। चलिए 34वां प्रश्न देख लेते हैं। 34वां प्रश्न क्या है? 34 कह रहा है कि मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद, कौन सा मगध सम्राट थे? बिंबिसार ने अपने राजवैद जीवक को किस राज्य के राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था? आपके ऑप्शन है ए कौशल, बी है अंग, सी है अवंती और डी है वैशाली। तो ये अवंती के राजा थे, उनके सेवा शुश्रूषा के लिए जो है सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद जीवक को अवंती के राजा के पास भेजे थे। चलिए 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस शासक ने
अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? कौन से शासक थे जिन्होंने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? आपके ऑप्शन है ए अजातशत्रु, बी है बिंबिसार, सी है शिशुनाग और डी है महापद्मनंद। 35 आपका जो है शिशुनाग सही होगा। आप 35 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है कि किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था? तो ये जो है शिशुनाग जो राजा थे, इन्होंने ही अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था। मतलब अवंती को जीतने वाला राजा कौन हुए? शिशुनाग हुए। चलिए 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। 36 का रहा है कि किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? कौन से ऐसे मगध के सम्राट थे जिन्होंने जो अंग राज्य थी उसका विलय अपने राज्य में कर लिया था? आपके ऑप्शन है ए बिंबिसार, बी है अजातशत्रु, सी है उदयन और डी है शिशुनाग। तो ये जो है बिंबिसार ने जो है अंग को जीतकर अपने राज्य में विलय कर लिया था। चलिए 37वां प्रश्न देख लेते हैं। 37 कह रहा है कि शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? आपके ऑप्शन ए अवंती, बी है वत्स, सी है ए एवं बी दोनों और डी है काशी। तो शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध में नहीं किया था? देखिए यहाँ पूछ रहा है नहीं, क्योंकि अवंती को तो किया था, वत्स को भी किया था, तो ए बी दोनों को तो किया था, लेकिन काशी को नहीं किया था। याद रखेंगे काशी मथुरा। चलिए 38 नंबर प्रश्न देखते हैं। 38वां प्रश्न क्या कह रहा है कि काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? जो काशी राज्य थी और लिच्छवी था उसका विलय जो है मगध साम्राज्य में किसने किया था? ए है बिंबिसार, बी है अजातशत्रु, सी है उदयन और डी है शिशुनाग। तो ये काम जो है अजातशत्रु भाई साहब ने किया था कि काशी और लिच्छवी को जीतकर उसका विलय मगध में साम्राज्य में किया था। ये अजातशत्रु भाई साहब ने किया था। चलिए 39 नंबर 39वां प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि मगध राज्य में मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? देखिए यहाँ भी हम लोग देखना है सही नहीं है, ठीक है। पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना वृषद्रथ ने की थी। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? पुराणों, आपके ऑप्शन ए हैं, पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना वृषद्रथ ने की थी। ये तो बात सही है। 39 का बी कह रहा है कि महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया था तथा सर्व क्षत्रांतक मतलब क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण की थी। ये बातें भी सही है। सी है गिरिव्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी। ये बातें तो गलत है। कौन सा सही होगा? मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही नहीं है? इनमें से कोई नहीं। पुराणों एवं महाकाव्य को स्थापना ये भी गलत है। नहीं, इसका जो है सारा गलत होगा। इसका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो है ए बातें जो कही गई ए भी गलत है, बी भी गलत है और सी भी गलत है। मतलब मगध राज्य के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो कोई भी सही नहीं है, ठीक। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। 39 का जो है डी ऑप्शन जो है सही होगा। चलिए 40वां प्रश्न देख लेते हैं। 40 का रहा है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? 40 जो है 40 प्रश्न फिर से देखेंगे। कह रहा है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से कि राजवंशों में किस एक का शासन था? किस एक का शासन था पूछ रहा है। आपके ऑप्शन है ए नंद वंश, बी है मौर्य वंश, सी है शुंग वंश और डी है कर्ण वंश। तो 40 का जो है आपका सिकंदर के आक्रमण कब किया था? 226 BC में किया था। तो ये जो है सिकंदर के आक्रमण के समय भारत पर निम्नलिखित किस राजवंश एक शासन नहीं था? तो आपका जो है नंद वंश का शासन नहीं था। 40 का किस राजवंश का शासन था? ये नंद वंश का शासन ही था। 40 का आपका ए ऑप्शन सही था। इसी का शासन था, नंद वंश का शासक था। तभी मौर्य थे नहीं। नंद वंश के बाद, इसको हराने के बाद तो मौर्य वंश की स्थापना की गई थी, तो तभी नंद वंश था। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में, 6ठी सदी का मतलब है ईसा पूर्व, देखिए ईसा पूर्व की बात है, 6ठी सदी में
प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर या राज्य बना था? कौन था? ए है गांधार, बी है कंबोज, सी है काशी और डी है मगध। मगध जो है सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। चलिए 42 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 42वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है? 42 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, एक खरोष्ठी लिपि का प्रचार, मतलब जो है भारत पर जो है जब ईरानी आक्रमण हुआ तब कह रहा है कि खरोष्ठी लिपि का प्रचार हुआ। उसके बाद है, दो कह रहा है कि अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, तीन है ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार और चार है घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार और पांच है स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। कौन सा इसमें जो है कौन कौन सा सही है? तो ये जो है खरोष्ठी लिपि का प्रचार ये तो हुआ था, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का भी ये हुआ था, ईरानियों की छत्र प्रणाली का ये भी सही है, 5 घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार और स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति ये भी सही है। तो 42 का जो है 1, 2, 3 और 4, 5 भी सही है, तो इसका आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 43 क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? जो सिकंदर जो आक्रमण किए थे उसके बहुत सारे प्रभाव पड़े थे, तो इसमें से कौन सा एक ऐसा है जिसका प्रभाव नहीं पड़ा था? 43 नंबर। चलिए बारी बारी से देखते हैं। 43 का एक कह रहा है कि इस आक्रमण ने, देखिए यहाँ यह ध्यान रखिएगा, प्रभाव नहीं था ये पूछ रहा है, ये नहीं कि प्रभाव पड़ा था, प्रभाव नहीं पड़ा सो पूछा जा रहा है आपसे। इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। ये तो जब युद्ध होगा एक दूसरे के यहाँ आएंगे तो प्रत्यक्ष संपर्क तो होगा। कह रहा है कि इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। बिल्कुल, इसी युद्ध के बाद तो उन्होंने यहाँ कुछ जगह जीत पाई और यहाँ जो है यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। सी है सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, ये भी। और डी कह रहा है कि उसने भारत को यूनान के रियासत बनाया। ये बातें गलत है, मतलब 43 का जो आपका डी ऑप्शन प्रश्न के हिसाब से सही होगा। 44 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? कहाँ पर जो है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? ए है कपिलवस्तु के शाक्य, यहाँ थी। बी है कुशीनगर के मल्ल, यहाँ भी थी। वैशाली के लिच्छवी और मगध। कह रहा है कि निम्नलिखित में से आपके 44 जो ऑप्शन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो इसका जो है 44 का आपका डी ऑप्शन सही होगा। 45 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे सेनिया, 45 प्रश्न जो है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे सेनिया का मतलब है नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? किसे कहा जाता था? ए है बिंबिसार को, बी है अजातशत्रु, डी है उदयन और डी है शिशुनाग को। तो 45 का जो है ये बिंबिसार जो है, बिंबिसार को सेनिया कहा जाता है। सेनिया का मतलब है नियमित और अस्थायी सेना रखने वाले। चलिए 46 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 46वां प्रश्न जो है क्या कह रहा है? 46वां प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन का अर्थ है भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? आपके ऑप्शन ए महापद्मनंद, बी है घनानंद, सी है शिशुनाग और डी है बिंबिसार। तो ये जो है महापद्मनंद, 46 का जो है आपका ए ऑप्शन सही होगा। उग्रसेन मतलब भयानक सेना का स्वामी महापद्मनंद को कहा गया। 46 का जो आपका ए ऑप्शन सही होगा। 47वां प्रश्न कर रहा है कि डेरियस माने दाराय बाहु प्रथम ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी या प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? ये जो है 47वां प्रश्न जो है, 47 का जो है आपका ए ऑप्शन सही होगा। मतलब 307 टैलेंट कितना मिलता था?
307 टैलेंट याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। 48 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। जो सिकंदर के साथ आए थे वो यहाँ आंसर नहीं होगा, नहीं आए थे वो होगा। तो निरियाकस बी है, सिक्रिटस सी है एरिस्टोबुलस और डी है हेरोडोटस। तो हेरोडोटस जो है नहीं आए थे और बाकी निरियाकस, सिक्रिटस और एरिस्टोबुलस। जब आप इस सब्जेक्टिव वाला जो बुक है वो आप देखेंगे तो उसमें इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। 48 का आपका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 49वां प्रश्न, 49 कह रहा है कि महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था। जो महाजनपद काल था उस समय जो श्रेणियां थी, देखिए आपको एक प्रश्न का, जो महाजनपद काल में श्रेणियां किसे कहा जाता था, इसका ऑप्शन, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके दीजिए, श्रेणियां क्या थी। अब इस प्रश्न को देखेंगे। 49 महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था, क्या कहा जाता था, ज्येष्ठीन कहा जाता था, बी सेठ, सी है जेठक और डी है ग्राम भोजक। तो श्रेष्ठीन कहा जाता था, जो श्रेणियों के संचालक होते थे उनको श्रेष्ठीन कहा जाता था। कब, महाजनपद काल में। चलिए 49 का ये ऑप्शन सही होगा। 50 कह रहा है गृहपति का अर्थ क्या है, आपके ऑप्शंस हैं, ए धनी किसान, बी है धनी व्यापारी, डी है धनी व्यक्ति और सी है इनमें से कोई नहीं। तो गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान, इसे ही गृहपति बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 51वां प्रश्न। 51 क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 है, सूची 2 है, ठीक है, इसको क्या करना है, हम लोगों को मिलाना है। चलिए देख लेते हैं 51। यहाँ है अष्टकूलक। अष्टकूलक का जो है परामर्शदायी संस्था, अष्टकूलक जो था वो परामर्शदायी संस्था थी, मतलब ए का आपका ए ऑप्शन सही होगा। ए का जो है 1 होगा। अष्टकूलक क्या था, परामर्शदायी संस्था थी। बी जो है महामात्र, महामात्र किसे कहा जाता था, उच्च कोटि के अधिकारी को महामात्र कहा जाता था, तो बी का आपका 2 होगा। और कह रहा है सी है बलि साधक। बलि साधक क्या होते थे, किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी को बलि साधक कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर कह रहा है, 8 क्या कह रहा है कि डी कह रहा है कि सौल्किक या शुल्काध्यक्ष, ये जो शुल्क इकट्ठा करने वाले अध्यक्ष होते थे उसे बोला जाता था। डी तो 4 बचा हुआ है, बस डी का 4 होगा। शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला, नाम से ही स्पष्ट है। सौल्किक या शुल्काध्यक्ष मतलब शुल्क इकट्ठा करने वाला, तो किससे शुल्क इकट्ठा करेंगे, शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाले अधिकारी को शुल्काध्यक्ष या सौल्किक बोला जाता था। तो इस तरह से आपका ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो ये जो है आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 51 का जो है ए ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखेंगे। 52 52वां प्रश्न क्या कह रहा है, 52 कह रहा है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। 52 है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा भी मारा गया था। आपके ऑप्शन है 52 का ए बिंबिसार, बी है अजातशत्रु, सी है उदयन और डी है नागदशक। तो 52 का जो है बी ऑप्शन सही होगा। 52 का बी ऑप्शन सही, मतलब अजातशत्रु ने राज्य में राजा बनने के लिए उन्होंने क्या किया था, राज्य को हरण करने के लिए उसने अपने पिता की हत्या की थी और अजातशत्रु की जो हत्या की गई उसे भी अपने पुत्र के द्वारा की गई थी और इसी कारण की गई थी। चलिए 52 का बी। चलिए 53वां प्रश्न देख लेते हैं। 53 कह रहा है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। आपके ऑप्शंस ए मौर्य, बी है नंद, सी है गुप्त और डी है लिच्छवी। तो ये जो है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार आपके परीक्षा में किसी भी स्तर की परीक्षा में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये लिच्छवी कहा भी जाता है, मतलब लिच्छवी में जो है विश्व का क्या है
विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, डी ऑप्शन आपका सही होगा। 54 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 54 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया हुआ है महाजनपद और सूची 2 में दिया हुआ है उसकी राजधानी। देखिए राजधानी वाला बहुत तबाह कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि राजधानी वाला जो प्रश्न होता है वो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो आप लोग इसको भूलेंगे नहीं। देखिए ये है कौन सा है, कुरु। कुरु जो महाजनपद था, कुरु की राजधानी कहाँ थी? कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो ए का जो है क्या हो जाएगा, ए का 4 होगा, कुरु की राजधानी। उसके बाद है पांचाल। पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी। कहाँ थी? पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी, आप लोग इसे याद रखेंगे। कौशल की राजधानी जो है, कौशल की राजधानी, सी का जो है आपका कौशल का वत्स, डी ऑप्शन देख लेते हैं। डी का जो है वत्स की राजधानी, वत्स की कौशाम्बी थी, तो कौशल 1 बच जाएगा। सी का जो है साकेत था, कौशल का साकेत था, तो सी का 1। तो इस तरह से जो है आपका क्या हो जाएगा, ए का 4 बी का 3, ए का 4 और बी का 3, ए का 4 बी का 3 तो एक में ही है। तो आपका जो है इस तरह से बी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। 54 का बी सही हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं। कुरु का इंद्रप्रस्थ, पंचाल का अहिछत्र, कौशल का साकेत और वत्स का कौशाम्बी। भूलेंगे नहीं, आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चलिए 55 नंबर प्रश्न देखते हैं। 55 क्या कह रहा है, ये जो आपका 55वां प्रश्न है। 55वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। बौद्ध जो ग्रंथ है अभी नहीं बताए थे, बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? देखिए बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ आपकी परीक्षा में, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। ऐसे भी पूछा जा सकता है कौन सा बौद्ध ग्रंथ है और कौन सा जैन ग्रंथ है। तो एक ट्रिक आप लोगों को याद रखना है। इसे नहीं, भजन होता है गांव घर में, भजन कीर्तन होता है, तो भज अब याद रखेंगे। क्या करना है, मतलब अब भजन करना है। क्या करना है आपको, पढ़ेंगे लिखेंगे या फिर क्या करेंगे, खाएंगे फिर भजन करेंगे, तो भजन करना है। तो बस याद रखना है कि भज अब, मतलब अब जो है आपको भजन करना है। तो भ से हो जाएगा, ये देखिए जैन, ज से है जैन ग्रंथ अंगुतर निकाय, ये है भ से भगवती सूत्र। जो जैन ग्रंथ है, जो प्रमुख जैन ग्रंथ है उसे भगवती सूत्र बोलते हैं। तो भ से भगवती सूत्र कौन है, जैन ग्रंथ का। और अ से अंगुतर निकाय और व से इसे अब बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ याद रखेंगे, ब से बौद्ध ग्रंथ, अ से अंगुतर निकाय, ज से जैन ग्रंथ और भ से भगवती सूत्र। तो भगवती सूत्र कौन है, कौन सा ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है, और अंगुतर निकाय जो है बौद्ध ग्रंथ है। इस ट्रिक से आप लोग इसको याद रखेंगे। तो यहाँ वही चीज है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ पूछेगा तो क्या होगा, अंगुतर निकाय 16 महाजनपदों को उल्लेख करता है। ये रिपीटेड प्रश्न है। इसमें जो है इससे पहले आपको ये प्रश्न रिपीटेड है, लेकिन वहाँ दूसरा चीज था, यहाँ ग्रंथ के बारे में पूछ रहा है। तो अंगुतर निकाय हो जाएगा आपका, इसमें सोचने वाली बात है ही नहीं। तो 55 का ए ऑप्शन सही होगा। कैसे याद रखेंगे, भज अब, भ से क्या हो जाएगा, भगवती सूत्र हो जाएगा, ज से जैन ग्रंथ। तो भज में जैन ग्रंथ मिल गया, अब में क्या हो जाएगा, अंगुतर निकाय बौद्ध ग्रंथ। चलिए 56 नंबर देख लेते हैं। 56 देखिए, ट्रिक ये नहीं कि अब सर ये ट्रिक गलत है, ये ट्रिक का मतलब कुछ गलत सही नहीं होता, बस आपको सेंस समझना है कि नहीं। जैसे हम लोग याद करते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को खोजकर्ता कौन थे, तो हम लोग क्या याद करते हैं, ईंट पर नाच, है कि याद करते हैं ना, ईंट पर नाच। तो ईंट पर कहीं नाच होता है, आप नाच सकते हैं ईंट पर, लेकिन कितना अच्छा से याद हो जाता है इलेक्ट्रॉन। देखिए ई से हो जाता है इलेक्ट्रॉन, खोजकर्ता जे थॉमसन, पी से हो जाता है प्रोटॉन रदरफोर्ड, ना से न्यूट्रॉन, और च से जेम्स चैडविक। कितना अच्छा से याद हो जाता है। इसीलिए अब ये ना कहें कि इसका कोई लॉजिक नहीं है, विदाउट लॉजिक ट्रिक बनता है। चलिए देख लेते हैं अब 55 नंबर प्रश्न। हाँ ये हो गया 56। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद था, कहाँ स्थित था, आपके ऑप्शन है ए पश्चिम उत्तर प्रदेश, बी है राजस्थान में, और डी है सी है बुंदेलखंड में, और डी है रुहेलखंड में। तो 56 का जो आपका बी ऑप्शन सही होगा। मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो मत्स्य महाजनपद था वो राजस्थान, जो वर्तमान में राजस्थान राज्य जहाँ है वहाँ स्थित था। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने इसमें 56 प्रश्न देखा। 56 ये कौन था, ये जो है लुसेंट ऑब्जेक्टिव का आपका तीसरा वीडियो है। ये लुसेंट ऑब्जेक्टिव का
आपका तीसरा वीडियो है। तीसरा वीडियो जो आप लुसेंट में देखेंगे तो 3.1 ऐसे महाजनपद काल दिया हुआ है। अब इसके जस्ट बाद 3 का 2 दिया हुआ है, धार्मिक आंदोलन देख लेंगे। उसके बाद जो है हम लोग इस तरह से पूरा लुसेंट देख लेंगे। हम लोग बहुत जल्द देखने वाले हैं, तो इसका नेक्स्ट चौथा पार्ट जो होगा आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द लाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग जो है इसे आप देखिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक निश्चित रूप से करिए। कुछ कमेंट अगर करना चाहें तो कमेंट भी एक प्यारा सा कर सकते हैं। अगर आपको और मतलब लुसेंट में और क्या क्या चाहिए, आपको सारा कुछ चाहिए, लुसेंट का जो भी बुक आता है उसमें क्या चाहिए वो भी तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूँगा। और निश्चित रूप से शेयर करिए ही करिए। चलिए इस वीडियो में इतना रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।